पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित सम्मानित साथियों, हम चाहेंगे कि माननीय दिनेश चंद्रा जी पूर्व एमएलसी मंडल प्रभारी बस्ती अयोध्या देवी पाटन मंडल, माननीय श्री आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी को माला बुके देकर के सम्मानित करने का कष्ट करें। और हमारे इस कार्यक्रम में गाड़ी में हमारे आती है वही देखो ना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री उदयभान गौतम जी बुके देकर के सम्मानित करें। श्री भगवान दास जी पूर्व विधायक मंडल प्रभारी बस्ती मंडल बुके देकर के सम्मानित करें। माननीय लालचंद निषाद जी पूर्व एमएलसी मंडल प्रभारी बस्ती बुके देकर के सम्मानित करें। सीताराम शास्त्री जी मंडल प्रभारी बस्ती मंडल बुके देकर के सम्मानित करें। राम सूरज चौधरी जी मंडल प्रभारी बस्ती मंडल और हमारे लोकसभा डुमरियागंज के हमारे प्रत्याशी खोजा शमसुद्दीन जी, लोकसभा क्षेत्र बस्ती मंडल के बस्ती लोकसभा के श्री दयाशंकर मिश्र जी, लोकसभा संत कबीर नगर के प्रत्याशी मोहम्मद आलम जी और माननीय दिनेश चंद्रा जी के साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हाथी दे करके माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री आकाश आनंद जी को स्वागत करने का काम करें। माननीय लालचंद निषाद जी पूर्व एमएलसी बुके दे करके सम्मानित करने का काम करें। सम्मानित साथियों, जिनके समर्थन में हम सबके नेता जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम करें। जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करने का काम करें। दिनेश जी हमारे बासी के हमारे विधानसभा प्रभारी दयाशंकर मिश्र जी जो बस्ती के लोकसभा के हमारे प्रत्याशी हैं सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम करें भाई। सम्मानित साथियों, आगे बढ़ाएं करके साथियों, मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, हम सब के अगुवा, परम आदरणीय परम सम्मानित
राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय हमारे बीच में आकाश आनंद जी आ चुके हैं। मैं मंच में बैठे सभी अपने प्रत्याशीगण, पूर्व प्रत्याशीगण, पदाधिकारीगण और सामने आए हमारे भाई बहन, माताएं, मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से माननीय मुखर्जी जी का स्वागत करने का काम करें। साथियों, अब आपके और माननीय मुख्य अतिथि के बीच में हम लोग ना आते हुए मैं आपसे अनुरोध करूं कि आकर के हम सबको संबोधित करने का काम करें। उससे पहले दोनों हाथ उठा करके माननीय मुख्य अतिथि जी के सम्मान में हम सारे साथी, चाहे मंच के हो चाहे सामने के, जोरदार नारा लगाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जय भीम। मैं समझ सकता हूं कि बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु ये बहुजन समाज का मूवमेंट है और कई सदियों से चल रहा है। तो एक बारी और दिल्ली की गद्दी तक आपके जय भीम की आवाज पहुंच जाए। मेरे युवा साथी के साथ साथ सब आज एक बार तेजी से जय भीम करें ताकि दिल्ली की गद्दी हिल जाए। तो साथियों, जय भीम। जय भीम। साथियों, आज आप सब इतनी गर्मी में अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, तो हमारे यहाँ मौजूद सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। आज मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण, आप सब ने जो इतनी मेहनत करके आज की सभा को सफल बनाने में काम किया, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 और BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक
मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा व शक्ति और पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की की मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी दिल से निभाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में भी पहले की तरह यहां पर आज दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, अब दुश्मन थोड़ा सा तेज हो गया है और कमजोर भी। वो आपके सामने पर आपके सामने से आकर वार नहीं करेगा, आप पर सामने से आकर वार नहीं करेगा। वो आजकल नई तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। हमारे कैडर को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे समर्थकों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। साथियों, दुश्मन ने एक नया जरिया निकाला है। वो बहरूपिये का रूप ले लेता है। वो हमारे समर्थकों के बीच में रहकर हमारे समर्थकों का रूप ले लेता है। साथियों, ये दुश्मन आप ही की तरह जय भीम का नारा लगाता है, आप ही की तरह नीला पटका पहनता है, आप ही की तरह बहुजन समाज के हकों की बात करता है। परंतु जब नेता की बात आए, जब बहुजन समाज के नेता की बात आए, तो ये अपने आप को पहले नेता बताने लगता है और फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग, हम सब कार्यकर्ता जब इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको नेता बनाने लगते हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियों के पास जाकर उनको अपना समर्थन देने का काम करते हैं। साथियों, ये बहरूपिये हमारे समाज को, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग हमारे समाज के लिए दीमक की तरह है। तो साथियों, आप सबको इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आप इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे? साथियों, जैसे ही कोई भी अपने आप को नेता बताए और अपनी बहन जी को छोड़कर, अपनी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी और को वोट डालने को बोले, तो आप समझ जाइएगा साथियों कि आप दुश्मन से बात कर रहे हैं और ऐसे दुश्मनों को आपको पता है क्या जवाब देना है। साथियों, इसी क्रम में आजकल पिछले कुछ समय से ये बहरूपिये हमारे समाज, हमारी पार्टी को अंदर से कमजोर करने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। ये लोग आजकल बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किताबों के बोझ में दब रही है, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि साथियों, जब मैंने अपने समर्थकों, बहुजन समाज के समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करी, तो उन्होंने बड़े गर्व से होके बोला कि भैया जी, ये किताब बोझ नहीं है, ये मेरे लिए कर्तव्य है। क्योंकि मेरे तन मन और धन से, मेरे 5-5, 10-10 रुपए के चंदे से ये मान्यवर साहब का मूवमेंट चलता है, ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो साथियों, अगर कोई आपसे बोले
कि ये हाथी, ये बहुजन समाज पार्टी किताबों के बोझ में दब रही है, तो उनको बताइएगा कि भाई असली कार्यकर्ता कभी ये इस्तेमाल नहीं करता ऐसे शब्द, वो इसको अपना कर्तव्य मानता है। उसी पार्टी की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से आज हमारा समाज सर उठाकर पूरे देश में घूम रहा है। तो साथियों, ये जो बहरूपिये बोलते हैं कि किताबों के बोझ में दब रही है, इन्हीं से अब एक सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना? जिन साथियों ने सुना अपना हाथ उठाएं। साथियों, इनमें एक कुछ खास बात है। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में ये किताबों का बोझ ये यहां पे राज छिपा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों से, धरना सेठों से चंदा लिया। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब पार्टियों के नाम आए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के नाम थे, परंतु एक राष्ट्रीय दल का इसमें नाम नहीं था। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? एक बार ये ओन बहरूपियों के लिए बता दीजिए कि जो बोलते हैं हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कौन सी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया चंदे में कॉर्पोरेट से? बहुजन समाज पार्टी। साथियों, सही कहा। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन के सहाय से, सहयोग से ही अकेले अपने बलबूते पर यहां पर और यहां के साथ साथ पूरे देश में चुनाव लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूं, मैं इस मौके पे हमारे सभी सच्चे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो अपनी मेहनत की कमाई का 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया अपने महीने की कमाई से निकालकर इस बहुजन समाज को चलाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और बहुजन समाज की पार्टी की तरह ही और भी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। परंतु साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कभी भी वोट मांगते वक्त कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक एक बार भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी का सख्त आदेश है कि हम अपने समाज में, अपने वोटर्स के बीच में अपना काम लेके जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया सत्ता में बैठने का, तो हमने क्या काम किए वो आपको जाकर बताना है और उसी काम के आधार पर आप वोट मांगेंगे। तो साथियों, आज इस जनसभा में मैं आप सभी का समय लेते हुए बहन जी के काम, जो बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार अपने शासनकाल में यहाँ सरकार चलाई, वो काम आप लोगों के बीच में रखूंगा। परंतु उससे पहले यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टियां, ये जो आप लोगों के बीच में आएंगी, इनसे आपको सवाल करना है, क्योंकि ये फिर से आपके बीच में एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगी। अगले 5 साल, 10 साल के वादे लेकर आएगी और आपको अब अगले 5 साल और 10 साल के वादे नहीं सुनने, अब आपको इनसे पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है कि पिछले 10 साल में तुम्हें अगर भारत की सत्ता में बिठा कर रखा इस भारत की जनता ने, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किया। तो साथियों, इस बार जब ये वोट मांगने आए तो आप सबको इनसे सिर्फ 3 चीजों पे सवाल उठाने हैं, सिर्फ 3 चीजों पे। इलेक्शन कमीशन हमें मना करता है
कि आप जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, तो मैं आप लोगों से 3 मुद्दों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शायद बहुजन समाज पार्टी पे तो रूल अप्लाई करता है, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी पर रूल अप्लाई नहीं करता। वो खुलेआम मंच से जातिवादी, वो खुलेआम मंच से धर्म के आधार पर वोट मांग सकते हैं, पर हम नहीं। तो हम उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करेंगे। शिक्षा के बारे में सवाल करेंगे, हमारी सुरक्षा के बारे में सवाल करेंगे और हमारे युवा साथियों के रोजगार के बारे में सवाल करेंगे। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार के चलते हुए आज ये सरकारी आंकड़ा बोलता है कि 8वीं कक्षा के बच्चे आज गुणा भाग नहीं कर पाते। वो आज बेसिक अंग्रेजी के शब्द नहीं बोल पाते, समझ पाते। ये है शिक्षा का असली पिछले 10 साल में काम। साथियों, बीजेपी की सरकार डिजिटल इंडिया मूवमेंट बताती है कि हमने पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया बनाया है, परंतु डिजिटल इंडिया के नाम पर आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक नहीं है। साथियों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम्स के पेपर लीक होने की खबरें बाहर आई हैं। इन्होंने कोई भी रोजगार नहीं दिया, कोई भी बच्चे को पढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बार बार पेपर लीक करने के काम किया। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। यहां पर कितने साथी युवा बैठे हैं आज जिनकी उम्र 30 साल से कम है? हाथ उठा के बताइए। आज आधा पंडाल खड़ा, आधे पंडाल में हाथ खड़े हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए आज पूरे देश में 30% युवा बेरोजगार है, यानी 3 में से 1 युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, रोजगार नहीं दे पा रहे, परंतु इनकी नीयत है कि ये आपको रोजगार देना नहीं चाहते हैं। ये नहीं कि रोजगार के मौके नहीं हैं, ये चाहते ही नहीं कि आप कभी रोजगार में आए, क्योंकि आज भी 30 लाख से ज्यादा बैकलॉग की नौकरियां खाली पड़ी हैं और ये सेंटर की नौकरियां हैं। साथियों, 30 लाख से ज्यादा सेंटर की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर हम बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में चल रही है वहां की बैकलॉग की नौकरियों का हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख से ज्यादा हैं। साथियों, 50 लाख से ज्यादा नौकरियां जो ये भाजपा की सरकार आपको देने से मना करती है, इनकार करती है, आपको अपने पैरों पर ना खड़े होने का जरिया ढूंढती है। साथियों, आज इस तरह की खबरें बहुत आम हैं कि बैकलॉग की नौकरियां नहीं भरी गई, परंतु जानते हैं साथियों, अगर कहीं गलती से नौकरी निकल जाए तो उन 60-65 नौकरियों के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? साथियों, मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। मात्र 3500 नौकरियों के लिए 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने अप्लाई किया। साथियों, ये उत्तर प्रदेश की हेडलाइन नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश गुजरात की हेडलाइन है। वो अपने गुजरात में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए और पूरे भारत में गुजरात का मॉडल चमकाते फिरते हैं। साथियों, इन सबसे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि अगर हम सरकारी रिपोर्ट को समझें तो उनके आंकड़े बताते हैं कि आज आधे से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं और जो आधे युवा ग्रेजुएट्स हैं उनको सरकारी नौकरियां नहीं दे पाएंगे,
क्योंकि उनको इस तरीके से पढ़ाया लिखाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर तो दूर की बात है, सरकार भी उनको नौकरी नहीं दे पाएगी। उनको कभी इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं कि वो कभी किसी सरकार के लिए काम कर पाए। तो साथियों, इन सब जरूरी बातों को, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो रोजगार हो, इन सब से आपका ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने क्या किया? इन सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक नई तरकीब निकाली कि हम मुफ्त में राशन देंगे, इनको घर में खाना देंगे, तो ये आप लोगों से सवाल नहीं करेंगे। पर आज यहां बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी माताएं, आप एक बार जोर से जय भीम बोलिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं। सवाल तो कर लूं मेरे भाई। अगर मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं इस बात से सहमत हैं कि इस सरकार ने हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को अगर पढ़ने लिखने से दूर रखा है, अगर रोजगार से दूर रखा है, तो उसने आने वाले समाज में, हमारे समाज को, आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार जरूर से जय भीम बोलिए। साथियों, जो सरकार आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है कि नहीं, बताइए। साथियों, इन देशद्रोहियों ने पता है क्या किया? इन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमसे सवाल करेंगे रोजगार पे, शिक्षा पे, तो हमारी सत्ता खतरे में आ जाएगी, तो इनको हम फ्री में राशन देंगे। और ये बड़े चौड़ के बोलते हैं, मंच से बड़े चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ भारत की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर 140 करोड़ की भारत की जनता में से अगर तुमने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, तो कहां से तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हो? साथियों, ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आप जानते हैं? आप पता है किस तरह कीमत चुकाते हैं? ये आपको महीने का कितने का राशन दे देते होंगे? 500 रुपया महीना, 150 रुपया। मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, तो ये 1000 रुपए का चूना लगाते होंगे आपको। ठीक, ये महीने का आपको 1000 रुपए का राशन देने का काम करते हैं। साल में कितना हुआ? 12,000। 12,000। अगर आपकी क्लास 4 की अगर नौकरी लगती तो आप महीने का कम से कम कितना कमाते? कम से कम 20 से 30,000 रुपया कमाते ना? सही भाई साहब, अगर आप महीने का 20,000 कमाते तो साल का 2.5 लाख रुपया कमाते, कम से कम 2.5 लाख रुपया। ये 2.5 लाख का चूना लगाते हैं 12,000 रुपया देकर आपको। ये कीमत आप चुकाते हो साथियों, ये कीमत चुकाते हो आप। रही बात ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने की, ये भी आपके टैक्स के पैसों से आता है। आपको पता है कि कितना टैक्स का पैसा इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने में खर्चा जाता है? भारत की जनता 2 लाख करोड़ रुपया मुफ्त में राशन बांटने का काम कर रही है। 2 लाख करोड़ रुपया टैक्स का पैसा कटता है जो इस फ्री राशन में जाता है। साथियों, मैं अपने सभी कार्यकर्ता, सभी वर्करों से दरख्वास्त करूंगा कि उनके जितने भी, आपके जितने भी साथी हैं रोजगार में, जिनकी भी सरकारी नौकरियां तक लगी हुई हैं, आप उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि अगर तुम्हारी तनख्वाह टैक्स कट कर मिलती है तुम्हें, तो वो टैक्स का पैसे से आप लोग क्या उम्मीद करते हो कि सरकारी अस्पताल मिलेंगे? बताइए साथियों,
सरकारी अस्पताल मिले उस टैक्स के पैसे से, सरकारी स्कूल मिले। जब वो टैक्स के पैसे से ना सरकारी स्कूल मिल सका, ना अस्पताल मिल सका, ना सड़कें मिल सकी, ना बिजली मिल सकी, ना साफ पानी मिल सका, ना सुरक्षा मिल सकी, तो वो टैक्स का पैसा सिर्फ राशन बांटने में उड़ा दिया क्या आपने? साथियों, आपको इनसे सवाल करना होगा इस बारी कि बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने, बहुत चूना लगा लिया। ये गुजरात का मॉडल ये गुजराती लोग ही रखे अपने पास, अपने यूपी में नहीं चलता ये गुजरात का मॉडल। साथियों, जब ये 2014 में आपसे वोट मांगने आए थे तो इन्होंने क्या बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के नाम पे आज इन्होंने क्या काम करके दिखाया है, ये भी आप सवाल कीजिएगा इनसे। साथियों, आप आजकल पेट्रोल का क्या दाम चुका रहे हैं बताइए? 100 रुपया। आज से 10 साल पहले क्या पेट्रोल का दाम था बताइए? 55, 60 रुपया, 45 रुपया। तो 10 साल में क्या आपने क्या इनको सत्ता में इसलिए बिठाया था कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये भाग जाए? ऐसे ही कम करी इन्होंने महंगाई आपकी। गैस के सिलेंडर का दाम क्या था साथियों? 400 रुपया। आज क्या चुका रहे हो गैस के सिलेंडर के लिए? 1100 रुपया। अब यही इनसे बोलिएगा कि भाई अगर इतनी ही महंगाई कम करनी थी तो भाई तुम गुजरात ही बैठो, हमारी बहन जी यहां पर महंगाई कम करने के लिए खुद काम कर सकती हैं। साथियों, ये झूठ बोलने के अलावा बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। आपको ध्यान है 2014 में जब ये महंगाई के लिए ढिंडोरा पीट रहे थे तो किस तरह इन्होंने नाटक किया था? ये गैस का सिलेंडर लेके सड़क पर उतर गए थे और बोल रहे थे कि भाई हमारी गरीब जनता गैस का पैसा नहीं दे सकती। आज जब इनसे सवाल करते हैं कि भाई जब गैस का सिलेंडर 1100 रुपया भाग चुका है तो आपके पास क्या जवाब है? तो ये बोलते हैं कि हम सब्सिडी देंगे। जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो ये सब्सिडी देते हैं, परंतु सब्सिडी के नाम पे भी कितना सब्सिडी देते हैं? 5 रुपया 10 रुपया गैस सिलेंडर पे दे देते हैं। इनसे अगली बार बोलिएगा भाई साहब ये 5-10 रुपया मेरी जेब से तुम रखो और ये गद्दी खाली करो। नहीं चाहिए ऐसी सब्सिडी, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं ये सवाल आप लोगों के बीच में रहकर ये उठा रहा हूं बार बार। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी सुरक्षा की बात कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अपने सभी युवा साथियों के रोजगार की बात कर रही है। तो ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभ गई। अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा कि कुछ लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर की सरकार से कर रहे हैं। मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जनता जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। वो सिर्फ बुलडोजर की बात करते हैं। साथियों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब उन्होंने हमसे कहा कि हम अपनी आंखें खोलें और इससे आगे बढ़कर देखें, तो हमने वही किया। हमने अपनी आंखें खोलकर देखा कि पिछले 1 साल में हमारे उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों और माताओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए। बुलडोजर की सरकार नहीं है। बिल्कुल सही कहा।
जब हमने अपनी आंखें खोली और देखा कि सिर्फ पिछले 1 साल में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी करी है इनकी गलत नीतियों की वजह से, तो हाँ, हमने आंखें खोलकर देखा। साथियों, अपनी आंखों खोलकर देखा और जाना कि सिर्फ मात्र 62 नौकरियों के लिए यहां पर 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, युवा साथी अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, बुलडोजर की सरकार नहीं है ये, सिर्फ ये वो सरकार है जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, अपने किसानों को बचा नहीं पा रही। आज यहां 40% 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को कुपोषण का शिकार बनाया जा रहा है। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले नंबर 1 है देश में। यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध देश में नंबर 1 है। यूपी में हत्या के मामले में भी पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस प्रदेश से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोगों की सरकार गद्दारों की सरकार है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनकर बनाकर रखे, वो सरकार गद्दार है, नहीं है बुलडोजर की सरकार। साथियों, ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु जब ये मंच से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर ही। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। साथियों, रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार घूमना, ये दिया उन्होंने। साथियों, इन्होंने आपसे आपकी शिक्षा छीनी, इन्होंने आपसे आपका रोजगार छीना। आप जानते हैं ये जातिवादी लोग सोचते क्या है? इन्होंने आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। साथियों, इन्होंने बहुत सोची समझी चाल चली है। साथियों, आपका रिजर्वेशन खत्म किया है, परंतु ये लोग वादा भी किया था इन लोगों ने कि इस भारत के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, बाहर से काला धन लेके आएंगे। बाहर से काला धन तो आया नहीं, पर प्रधानमंत्री जी पूरा दुनिया तो घूम लिए। अब किस किस को लेकर घूमे हैं और किस किस का बाहर काला धन ठिकाना लगवाया है, वो अब सवाल करने का समय आ गया है। साथियों,
भाजपा की सरकार अपने आप को बहुत समझदार बोलती है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं। ये अपने आप को इतना समझदार समझती है कि इन्हें लगता है पूरी जनता बेवकूफ और गधी है। आज ये जनता इनसे सवाल कर रही है कि जब 2014 में आपने भारत की सरकार में सत्ता आसीन करी थी, तब इस भारत की जनता पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। पिछले 10 साल में यह कर्जा बढ़कर साथियों 152 लाख करोड़ हो चुका है। क्या इसीलिए भारत की जनता ने इनको सत्ता में बिठाने का काम किया था कि हमारे सर पर 152 लाख करोड़ का कर्जा खड़ा करते हैं ये लोग? बताइए साथियों। आप जानते हैं साथियों, आज हम हर साल सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए उस कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च देते हैं। ये आपका टैक्स का पैसा है, ये आपका टैक्स का पैसा है जो ये सरकार ब्याज उतारने में लगा रही है। साथियों, अगर ये लोग इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं तो नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। आप एक बार बता दीजिए, क्या ऐसा गुजरात मॉडल आप लोगों को चाहिए क्या? साथियों, अगर ये गुजरात मॉडल आपको नहीं चाहिए तो हमें भी ये गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। हम इनको बोलते हैं, अरे नहीं चाहिए आपका गुजरात मॉडल। साल का 12,000 रुपये का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाते हो। 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर हमें पकोड़े तलने को रोजगार बोलते हो। महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हो। भाई साहब, नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। वापस जाओ गुजरात, छोड़ दो भारत की गद्दी। साथियों, मैंने आपका बहुत सारा समय इनकी विफलताओं पे लगा दिया, पर और नहीं। आपके बीच में और भी लोग आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। इसमें से एक लाल टोपी वाले भी हैं। लाल टोपी वाले हैं, आप जानते हैं उनको? जानते तो जरूर होंगे। 2012 में वो लाल टोपी पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर आप लोगों के बीच में आए थे। आप लोग भी मान गए। गलती तो हर किसी से होती है, हमसे भी हुई है, परंतु वो गलती हमें थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ गई। वो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु अब आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया टोपी पहनकर आए थे और हमें ही टोपा पहनाकर चले गए। बहुत बड़े गद्दार निकले वो लोग। साथियों, जिस मुस्लिम समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था पिछले विधानसभा चुनाव में, आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप सब ये जानते हैं। परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ लोकसभा में बिल को फाड़ने के लिए ये लोग, इनके हाथ और जुबान सबसे तेज और सबसे पहले चलती है। वैसे तो सुना है ये भाई साहब आजकल एक सीट पर 4 टिकटें बांट रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी पार्टी नहीं संभाल पाया, जो आदमी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहा, वो प्रदेश या देश कहां से संभालेगा? मानते हैं साथियों? ये आपकी जीत की हवा है साथियों, ये आपकी जीत की हवा है। साथियों, ये वो समाजवादी पार्टी है, जब बहन जी अपना प्रत्याशी उतारती है तो ये अपना प्रत्याशी बदल देते हैं।
वोट काटने का काम कौन कर रहा है ये किसी से छिपा नहीं। इन लोगों का काम है बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाना। ये गद्दार है, गद्दार। ये गद्दार खाली बहुजन समाज नहीं, ये अपने खुद कौम के गद्दार हैं साथियों। ये सब समाज के गद्दार हैं। सही कहा आपने साथियों। ये तो समाजवादी पार्टी का हाल है, कांग्रेस कुछ कम नहीं। भले ही उसका वोट परसेंट सिर्फ 2% बचा हो इस प्रदेश में, बट देश में तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनके बिना ये देश चल नहीं सकता। बेचारे पूरा देश जोड़ते फिर रहे हैं, पर आज तक 60 सालों में इनसे अपनी सीटें नहीं बचाई जा रही। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी आजकल बोल रही है कि हम SC ST OBC समाज को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, परंतु आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई तुम 75 सालों में 60 साल से ज्यादा इस भारत की जनता पर राज कर चुके हो, तब कहा था तुम्हारा SC ST और OBC समाज के लिए रिजर्वेशन? ये वही सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने से मना किया था। साथियों, आप भूले तो नहीं? तो जब ये अपना हाथ का झंडा लेके आएंगे तो अपने हाथी के झंडे से इनका हाथ दबाकर कुचलकर इस प्रदेश से खदेड़ भगाड़ दीजिएगा। साथियों, अब मैं और ज्यादा समय इन बेवकूफ लोगों पे नहीं खर्चूंगा। मैं आपसे बहन जी के काम के बारे में बात करने आया हूं। मैं आप लोगों को बहन जी के कार्यों के बारे में बताऊंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी की सरकार 2007 से 2012 के दौरान फुल मेजॉरिटी से यहां उत्तर प्रदेश में थी, और बहन जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए। बहन जी इन्हीं योजना के तहत चलकर पूरे देश में इन्हीं योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करेंगे। पहली योजना, जिन योजनाओं में से मैं आपको कुछ गिनवाता हूं। पहली योजना महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने हर गरीब बच्ची को पैदा होने पर 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। इस योजना के तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को पैदा होते ही लखपति बनाया। साथियों, देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि देश के गरीब घर के बेटी लखपति पैदा हुई थी। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए मुफ्त करी। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी एक तरफ मुफ्त में शिक्षा दे रही थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। साथियों, इसलिए बहन जी ने अपनी प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, इनकी तरह भिखारी बनाने का काम नहीं किया। साथियों, इसके साथ ही बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC ST OBC व आदिवासी समाज में से सभी पिछड़े समाज के साथियों को 3.5 लाख परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया। अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप हमारी योगी जी की सरकार को बुलडोजर की सरकार मत बोलिए, दूसरी तरफ इन्हीं घरों को उजाड़ने का इस्तेमाल योगी जी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ बहन जी अपने समाज को वो छत बना कर देती हैं, दूसरी तरफ यही योगी जी उन छतों को उखाड़ने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए कौन है बहुजन समाज का हितैषी, कौन है आपका अपना?
साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी रोजगार देने का काम किया था। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया था और 6 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज में से गरीब जरूरतमंद बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। साथियों, अगर मैं आंकड़े गिनाने बैठूं तो शायद भारत सरकार पूरे देश में इतना रोजगार नहीं दे पाई जितना रोजगार बहन जी ने सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में दिया था। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही मैं आप लोगों से और खासकर ये मेरी ही नहीं बल्कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी खास तौर से अपील है कि इस लोकसभा चुनाव में आप अपने सभी झगड़े, आपसी मनमुटाव एक तरफ कर अपने यहाँ प्रत्याशी को जिताने का काम करें। हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। साथियों, अपनी बात को यही विराम देते हुए एक बार फिर से मैं यहाँ सभी मौजूद हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों ने हम सबको इतना अपना कीमती समय निकाल कर दिया। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सब हमारे यहाँ प्रत्याशियों को जिताकर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। आप लोगों से ये एक बार फिर से अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर्व समाज के सम्मान में माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो। सर्व समाज के सम्मान